तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप ही लोग के सपोर्ट के कारण, आप ही लोग के साथ के कारण टारगेट बोर्ड की यह यूट्यूब फैमिली 25,000 मेंबर का हो चुका है, यानी कि 1/4 लाख मेंबर का हो चुका है। तो यह तभी संभव था जब आप लोग साथ दिए। यह कभी संभव नहीं हो पाता जब तक कि आप लोग हमारा साथ नहीं देते। तो जिस प्रकार से आप लोग हमारा साथ दिए हैं, हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, टारगेट बोर्ड फैमिली मेंबर का एक हिस्सा बने रहेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को हम अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस प्रकार से इतने खुले दिल से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज का जो मेन टॉपिक है उसमें हम आपको हिंदी के मॉडल सेट को प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50वें नंबर क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे एक कॉमन नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को। तो चलिए, बारी बारी से हम लोग एक कॉमन से 100 तक के बाकी सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये कॉमन से 100 तक का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ किताब से भी क्वेश्चन है और कुछ व्याकरण खंड से भी क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में हमारा टारगेट यही रहता है। तो चलिए, हम शुरू करते हैं एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। पहले नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। एक कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, कि अगर एक दूसरे में मिल जाए तो पता ही न चले कि दूध है कि पानी है। ठीक है, देखते हैं जब पानी को दूध में मिला दिया जाता है तो पानी उसको अपना आकार दे देता है, अपने में मिला लेता है, और इस प्रकार मिला लेता है कि कभी पता ही नहीं चल पाता है कि दूध में पानी भी मिलाया हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के तरह ही होना चाहिए। चलिए, अब 53 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था। बताइए, मदन किसका पुत्र था। सेन साहब का, कि गिरधर का, कि शोफर का, कि सिंह साहब का। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मदन गिरधर का पुत्र था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत जो कहानी है वह कैसी कहानी है, सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है। तो ध्यान रखिएगा, 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। 54 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ध्यान रखिएगा, 55 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि हैकर्स कौन थे। बताइए, हैकर्स कौन थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे, कि भूगर्भ शास्त्री थे, कि प्राणी वैज्ञानिक, कि पुरातात्विक थे। बताइए, 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, हैकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हैकर्स कौन थे। तो हैकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेतमा कहाँ पर स्थित है। बताइए, बेतमा कहाँ पर स्थित है। इंदौर के पास है, कि इलाहाबाद के पास है, कि पुणे के पास है, कि पटना के पास है। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बेतमा इंदौर के पास में स्थित है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब 58 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। बताइए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। 11 रुपया, कि 50 रुपया, कि 100 रुपया, कि 20 रुपया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे पहले से ही कि रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने रुपए। तो 11 रुपए। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। बताइए, शेक्सपियर कौन थे। नाटककार हैं, कि कहानीकार हैं, कि उपन्यासकार हैं, कि निबंधकार हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर नाटककार हैं। ठीक है, 59 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, यानी कि कितने ईस्वी में दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज को संगीत
नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, शहर अभी भी संभावना है या किसकी कृति है? बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शहर अभी भी संभावना है या किसकी कृति है? तो ध्यान रखिएगा यह अशोक वाजपेयी की कृति है। आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट या कमेंट में आंसर देते चलिएगा और बताते चलिएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है और लास्ट में आप लोग बता दीजिएगा कि कितना प्रश्न का उत्तर हम सही बताए हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? बताइए बेचने के लिए भागा था कि खाने के लिए कि काटने के लिए कि कुएं में डालने के लिए? बहुत ही आसान प्रश्न है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था कि एक मछली को पकड़ करके लेकर भाग गया था कि इसको कुएं में डाल देंगे। 62 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुलोचना कौन थी? बताइए सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी कि मंत्री थी कि गायिका थी कि नर्तकी थी? बताइए सुलोचना कौन थी? तो ध्यान रखिएगा सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए 65 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना साहब में। 65 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहब में। अब चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रही रास किसकी कृति है? रही रास किसकी कृति है? 66 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक की कि गुरु तेग बहादुर की कि गुरु अर्जुन देव की कि गुरु गोविंद सिंह की? बताइए 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा रही रास गुरु नानक का ही कृति है। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारी है? यह कथन किनका है? बताइए इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारी है। 67 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है कि इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारी है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है कि श्लेष है? तो ध्यान रखिएगा मनमानिक में रूपक अलंकार है। ठीक है, 68 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? ठीक है, प्रेमघन किस युग के कवि थे? आदि काल के कि भक्ति काल के कि भारतेंदु युग के कि छायावादी काल के? बताइए 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज की कि कलामत समाज की कि भक्ति समाज की कि रसिक समाज की? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जाहिर सी बात है प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना किए थे। 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? हर एक वर्ष प्रेमघन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कवि में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन्हीं से पूछा जाता है तो वह प्रेमघन से ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग प्रेमघन के बारे में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रखिएगा। तो बताइए प्रेमघन का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में कि लखनऊ में कि इलाहाबाद में कि बनारस में? तो ध्यान रखिएगा प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। 71 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही बात है? बताइए भारत माता शैलवासिनी है कि नगरवासिनी है कि ग्रामवासिनी है कि विंध्यवासिनी है? तो ध्यान रखिएगा 72 का सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत माता गांव में निवास करती है, इसलिए भारत माता ग्रामवासिनी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? बताइए जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो ध्यान रखिएगा जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड फावड़े और हल होंगे। 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड फावड़े और हल हो जाएंगे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? यानी कहने का मतलब कि अज्ञेय कौन से बात के कवि हैं? बताइए प्रगतिवाद के कि छायावाद के कि प्रयोगवाद के कि हालावाद के? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे प्रयोगवाद के कवि हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? बताइए कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी हैं कि छायावादी हैं कि हालावादी हैं कि संवेदनशीलवादी हैं? देखिए इस प्रकार के जो वादी वाला जो होता है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा जाता है, हर एक वर्ष पूछा जाता है कि फलने कवि कौन बात से संबंधित हैं, आगे कौन बात से हैं, प्रेमघन कौन बात से हैं, कुंवर नारायण कौन बात से हैं, वीरेंद्र डंगवाल कौन बात से हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो कुंवर नारायण है वह संवेदनशील कवि हैं। ठीक है, 75 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं?
बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जनवाद की, रहस्यवाद की, रीतिवाद की, सूफीवाद? बताइए 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 76 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि बीरेन डंगवाल जनवाद के कवि हैं। ठीक है, कौन से विचारधारा के कवि हैं? तो जनवाद के। अब चलिए यहाँ से आपका व्याकरण खंड शुरू हो जाता है 77 नंबर क्वेश्चन से, जो कि लगभग 100 नंबर क्वेश्चन तक है। तो यहाँ से जितने सारे भी व्याकरण के क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन उच्चारण स्थान से है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? बताइए निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो सबसे पहले बोलेंगे प। तो हम लोग जब बोल रहे हैं प, तो प का उच्चारण स्थान लगभग होठ से हो रहा है, तो यह तो नहीं होगा। स बोल रहे हैं तो यह भी नहीं होगा। ज हम लोग बोल रहे हैं तो लगभग तालु से बुला रहा है, तो ज भी नहीं होगा। लेकिन जब ख बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब कि 77 का डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो ख से। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 79, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का सही संधि विच्छेद, बताइए रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है? रमा जोड़ इस होता है। तो देखिए रमा जोड़ इस कहाँ पर है? रमा जोड़ इस डी नंबर में है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा जोड़ इस। उसी प्रकार से 80 नंबर क्वेश्चन भी संधि विच्छेद से है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यसह जोड़ दा। तो यसह जोड़ दा ए नंबर में है, तो इसलिए 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि संज्ञा से है, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? बताइए लड़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है कि मिठाई की, चतुराई की, उतराई? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा मिठाई नहीं है, बल्कि जो लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है, यह सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है, इसलिए 81 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यमुना, यहाँ पर है गाय, यहाँ पर है पहाड़, यहाँ पर है आम। तो यदि हम लोग गाय बोल रहे हैं तो संपूर्ण गाय का बोध हो रहा है, पहाड़ बोल रहे हैं तो संपूर्ण पहाड़ का बोध हो रहा है, आम बोल रहे हैं तो संपूर्ण आम का बोध हो रहा है, लेकिन यमुना नदी तो एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन ही 82 का ए नंबर ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना हो जाएगा। चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है? बताइए इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आपको, उनको, जिनको और हमको में जो जिनको है वह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको हो गया, उनको हो गया, हमको हो गया, लेकिन जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम का गलत तरीके से प्रयोग हुआ है? यहाँ पर 4 वाक्य दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। वह स्वयं नहीं आना चाहती। दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो बताइए 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें उटपटा कौन सा लग रहा है? सी नंबर ही उटपटा लग रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। दिल्ली वाला भाषा बोल रहा है भाई, तो 84 का सी नंबर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, क्योंकि दिल्ली वाले लोग हमेशा सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग करके ही बोलते हैं। यदि आप लोग दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ के लोग इसी प्रकार से अधिकांश लोग बोलते हैं तेरे को, मेरे को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह बिल्कुल गलत है, इसमें सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। 84 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको पहचानने के लिए एग्जाम में रहेगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इस प्रकार से तो आप लोग कुछ वर्ड को देख लीजिएगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा की, सूची पत्र की, सियार की, परिषद। बताइए 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो परिषद शब्द लिखा हुआ है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, 85 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 86 है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपसे पुल्लिंग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है? तो ध्यान रखिएगा सुंदरता नहीं, मूर्खता नहीं, निद्रा नहीं, यहाँ पर कपट हो जाएगा पुल्लिंग। 86 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आग, हवा, वर्षा, लेकिन समाचार पत्र एक वचन नहीं है। समाचार एक वचन नहीं होता है। 87 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, वचन का क्या अर्थ होता है?
वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ कहना भी होता है, वचन का अर्थ संख्या से भी है, वचन का अर्थ बताना भी होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि वचन का अर्थ यह सभी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? तो जाहिर सी बात है भाई, जब दूसरों को प्रेरणा दे रहा है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 89 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तुमको यह काम कर लेना चाहिए, तो हम खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि तुमको यह वाला काम कर लेना चाहिए, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। बच्चे खेलते खेलते थक गए। ठीक है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह असमापिका क्रिया है। ठीक है, यह असमापिका क्रिया है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, क्योंकि इसमें प्रेरणा तो दे नहीं रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया तो ऐसे भी नहीं होगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द कौन सा है? बहुत को रेखांकित किया गया है, तो आपको बताना है कि बहुत कौन सा शब्द है, प्रविशेषण है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है? बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत जो है वह प्रविशेषण है। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहु क्या है? तो वह प्रविशेषण है। देखिए, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि आराध्या तेज लड़की है, तो यहाँ पर जो तेज है यह विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषता बतला रहा है कि आराध्या कैसी लड़की है, तो तेज लड़की है। लेकिन तेज का भी विशेषता कौन बतला रहा है? यहाँ पर बहुत बतला रहा है कि बहुत तेज है, मतलब कि तेज तो विशेषता बतला ही रहा है, लेकिन तेज का भी विशेषता यह बतला दे रहा है। इसका मतलब क्या, विशेषण का भी बाप होगा, विशेषण का भी विशेषण हो गया प्रविशेषण। जो बताइए, जो पहले तो यह विशेषता बतला रहा है, लेकिन इसका भी यह विशेषता बतला रहा है, तो इसका बाप ही ना हुआ जी। तो जब इसका बाप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, विशेषण का भी विशेषता बताया, मतलब प्रविशेषण। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। यदि आप लोग गर्मी के दिन में कहीं जाते होंगे और ज्यादा तेज धूप लगता होगा तो बोलते होंगे कि एकदम सूर्य से अंगार बरस रहा है, तो मतलब क्या हो गया, अंगार बरसना मतलब बहुत कड़ी धूप होना। तो देखिए, बहुत कड़ी धूप कहाँ पर है? डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अब चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। दूसरे के बच्चे का लालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? बताइए, दूसरे के बच्चे का लालन पालन या फिर पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, धाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग दाई बोल दीजिएगा, दाई घर का काम काज करती है दूसरे के घर में जा करके, इसलिए दाई नहीं होगा, क्या होगा, धाय होगा। अब चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह हम आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो अरे अजीब। तो देखिए कहाँ कहाँ पर से आ रहा है, यहाँ पर से है जो कारक चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर भी से आ रहा है, और एक से होता है अपदान से। ठीक है, मतलब कि जो करण है वहाँ पर भी से हो रहा है और अपदान में भी से हो रहा है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि यह कौन सा कारक है? तो देखिए, अपदान पता करने का सबसे आसान तरीका, अगर देखिए कि जहाँ पर जुदाई का बोध हो रहा है, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपदान से लगेगा। ठीक है, वहाँ पर अपदान का से कारक चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह घर से बाहर गया। घर से बाहर गया मतलब वह घर से अलग हो रहा है, घर से उसकी जुदाई हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर से अपदान कारक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। लंबोदर शब्द किस समास का रूप है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश भगवान का बोध हो रहा है, इसलिए अब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं लंबोदर, लेकिन बोध किनका हो रहा है? गणेश जी का। तो ऐसे में हम आपको बताए हैं कि बहुब्रीहि समास हम आपको पूरा विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन। दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दसमुख शब्द, तो हम लोग बोल रहे हैं 10 मुख, अर्थात रावण का बोध हो रहा है, तो दसमुख शब्द बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से हर एक वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। हर एक वीडियो में हम आपको बताते हैं, जहां पर भी उपसर्ग और प्रत्यय का चर्चा होता है हम आपको बताते हैं। तो बताइए 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, अनुवाद, बाद के पहले क्या लगा हुआ है? अनु लगा हुआ है, और पहले जो लगता है उसी को उपसर्ग बोलते हैं, इसका मतलब कि अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब चलिए 99 और 100 2 क्वेश्चन शेष बच गया है।
तो यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, बताइए 99 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए विज्ञान में यहाँ पर एक आ आकार लगा हुआ है और उसके बाद न लगा हुआ है, इसका मतलब कि आन प्रत्यय हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आन प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर हाल में आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर हाल में टपकेगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग को एकदम रट जाना है। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, बताइए इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गरुड़ होगा कि कबूतर होगा कि परिंदा होगा कि चींटी होगा। 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो गरुड़ तो एक अलग पक्षी होता है, कबूतर भी एक अलग पक्षी होता है, लेकिन परिंदा बोला जाता है पक्षी को ही, इसलिए 100 का सी नंबर ही ऑप्शन सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा ही होगा। तो चलिए कुल यही 100 क्वेश्चन था जो आपको हिंदी के पहले मॉडल सेट में देखना था। ठीक है, जो मॉडल सेट के बारे में हम आपको बताए थे, किस मॉडल सेट से ही आपकी तैयारी कराएंगे, उसी मॉडल सेट का सारा क्वेश्चन है, जिसमें पहला नंबर मॉडल सेट हम आपको बताए और इसमें 100 क्वेश्चन हम आपको बताए, जो कि पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए थे। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना समझ आया, कितना सही हुआ, सारा कुछ आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में बेल आइकन पर दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने सारे भी वीडियो डालेंगे, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। जब भी लाइव क्लास शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।